नमस्ते। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सियासत तेज है और विपक्ष का कहना यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा है। 5 जजेस की संवैधानिक बेंच बैठी और 15 फरवरी को एक फैसला सुनाया है। फैसला यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को संवैधानिक बेंच, जिसको लीडअप कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जो आने वाले समय में वरीयता सूची में पहले नंबर पर हैं, वो भारत के CJI बनेंगे। एक और जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और एक और जज जो कि 5वें जज जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 5 लोगों की खंडपीठ ने यह कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि वो राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, और जो आर्टिकल 19(1)A है उसका उल्लंघन करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? सन 2017 में सरकार को यह लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो चंदा मिलता है उसमें काले धन का इस्तेमाल अधिकतर होता है, क्योंकि 20,000 रुपए तक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसका लेखा जोखा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देंगी। और ऐसे में क्या हुआ कि अक्सर काले धन के इस्तेमाल से चुनावों को प्रभावित किया गया। लेकिन फिर सरकार ने पहली बार केंद्र सरकार ने एक काम किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही। इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया गया, एज ए मनी बिल पेश किया गया, जो कि लोकसभा में पेश किया गया। और मनी बिल, कोई भी मनी बिल अगर होता है तो वो लोकसभा में सबसे पहले रखा जाता है, हालांकि और बहुत सारे जो बिल हैं वो राज्यसभा में पहले पेश किए जा सकते हैं। और मनी बिल की तरह पेश किया गया। लेकिन उसके बाद 2018 में जब वो कानून बना तो उसके जरिए ये हुआ कि जो अलग अलग शाखाएं हैं SBI की, साल में 4 बार क्या होगा कि 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड और उनकी जो अमाउंट है वो या तो 1,000 रुपए, या तो कोई डोनेट करना चाहता है, या फिर 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। अगर भारत का कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक हो, या फिर कोई कॉरपोरेट जगत से हो, या फिर कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, या कोई बड़ी कंपनी हो, वो उन तयशुदा टाइम पीरियड पर क्या करेंगे, जब SBI ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को निकाला है उस समय वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भरेंगे, बैंक को अपना KYC बताएंगे और वो पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए चेक वो देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को ये मालूम नहीं चलेगा कि पैसा हमको किसने दिया। ये याचिकाकर्ताओं को लगा कि ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा मिला है वो किन किन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिया है या आम नागरिक ने दिया है। हालांकि ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष जिन्होंने रखा वो कि अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी साहब और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, दोनों लोगों ने जब सर्वोच्च न्यायपालिका में सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आता है, या यूं कहें कि जो चीजें रेस्ट्रिक्शंस में आती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते, जैसे डिफेंस की चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो ऐसी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत जिन लोगों ने पैसा डोनेट किया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, उनका नाम उजागर करना ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने एक और बात कही कि क्लीन फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई है। क्लीन फंडिंग का मतलब यह है कि पहली ऐसी सरकार है जो चाहती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर पैसा मिले, और पैसा किस लिए चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टीज को? अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने दफ्तरों को चलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को इधर उधर मूवमेंट कराने के लिए, ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छे से एक तरीके से प्रचार प्रसार हो सके। तो फिर उन्होंने कहा कि एक तरीके से पहली बार ऐसा सरकार ये कर रही है कि क्लीन फंडिंग की बात कर रही है, और क्लीन फंडिंग इससे ये होगी कि बैंकिंग सेक्टर के जरिए पैसा पहुंच पाएगा। और जो पहले हम सब लोग ये जानते कि 2017 से पहले क्या होता था कि बोरे भर भर के, बैग भर भर के पैसे लाए जाते थे और चुनावों को प्रभावित किया जाता था, ये सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनका जो प्रॉफिट का 7.5% है, जब इतना मतलब कोई भी प्रॉफिट जो उनका हुआ है उसका 7.5% वो किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, ऐसा पहले हुआ था। लेकिन जो संवैधानिक बेंच है उसने एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म तो कर दिया, लेकिन नई चीज क्या होनी चाहिए थी उस पर गौर करने की बात नहीं कही। और अब आने वाला जो चुनाव है 2024 का, ये 100% हम कह सकते हैं कि काले धन के दम पर 2024 का इलेक्शन होने वाला है। जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका को ये सोचना चाहिए था, भले सर्वोच्च न्यायपालिका का फैसला आ चुका है, लेकिन वो स्वागत योग्य फैसला नहीं है। कोई चीज अगर गलत है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है? और क्योंकि काले धन पर चोट करने की बात लगातार केंद्र सरकार कर रही है, और हम लोग ये माने
कि आने वाले समय में क्या होना है, क्या होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। और जैसे धीरज साहू जैसे जो लोग हैं, या आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड का कांग्रेस का वो नेता जो कि राज्यसभा का सांसद भी है, उसके घर में 341 करोड़ रुपए मशीनें मंगाई गई। वो मशीनें भी गर्म हो गई जो कि गिनती करते हैं पैसों की, और उसके घर में कैश पैसा मिला। तो वो कितना पैसा चुनाव प्रबंधन में लगाएगा, कितना अवैध रूप से कमाया होगा, वो तमाम सारी चीजें हैं कि उस पर रोक लगाने के लिए, काले धन पर रोक लगाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। एक और जो संस्था जो कि याचिकाकर्ता के रूप में थी, जो कि हम सब लोग जानते हैं, एडीआर, जो कि बहुत फेमस अपने आप में है, वो चुनाव संबंधित बातचीत में अपनी बात रखती है, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। उन्होंने भी इस पर अगर चिंता जताने की तो कोशिश करी, लेकिन इसका हल देने की कोशिश उन्होंने नहीं की कि काले धन पर एक तरीके से रोक कैसे लगाई जाए। केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा काम इसलिए किया था क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा देना है, माना मैंने किसी पार्टी को, एक्स पार्टी को पैसा देना है 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए पहुंचा दिया तो दूसरी पार्टी को अगर सार्वजनिक सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये मालूम चल जाएगा कि मैंने एक्स पार्टी को 1 करोड़ रुपए दिया है, तो वाई जो पार्टी है वो मुझे परेशान करेगी कि आपने एक्स पार्टी को 1 करोड़ रुपए दिया है, मुझे भी आप 1 करोड़ रुपए दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा जो देने वाले लोग हैं, जो चंदा देने वाले लोग हैं, वो प्रभावित होंगे और आने वाले समय में वो पैसा नहीं देंगे। हालांकि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि 2018 से जब से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिला है। हालांकि ये जरूर है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पैसा मिला है। ज्यादा इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी जगह अगर हम लोग देखें तो 57% जो है वहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और अगर हम सब लोग ये देखने की कोशिश करें, इससे एक अंकुश लगाने की बात थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो काले धन के दम पर होगा। संवैधानिक पीठ ने 6 साल लगा दिए ये फैसला सुनाने में, और 15 फरवरी को ये फैसला तो आया है। लेकिन अब देखने वाली मजेदार बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी जो कि चेक करेगी इन तमाम सारी चीजों को, और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सबमिट कराएगा एसबीआई। 6 मार्च तक ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है काले धन को रोकने में एकमात्र विकल्प नहीं है, और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिनकी मदद से काले धन को रोका जा सकता है। और ये भी उन्होंने एक तरीके से आदेशित किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि उन तमाम सारे खातेदारों को जिन्होंने कि पैसा जमा कराया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अलग अलग पार्टीज को, किन किन ने पैसा दिया है, ये सूचना दीजिए आप चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग 31 मार्च को अपनी वेबसाइट पर उन तमाम सारे लोगों की जानकारी मुहैया कराएगा। ऐसी ये बात है, लेकिन आने वाले समय में हम सब लोग देखेंगे कि काले धन पर रोक कैसे लगती है। आप सब लोग भी देखिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।